स्टूडेंट्स, मैं अमित सर एपिकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको 11th क्लास फिजिक्स का चैप्टर वेक्टर एनालिसिस पढ़ाने वाला हूं। ठीक, तो आप लोग देखेंगे कि वेक्टर एनालिसिस में क्या क्या आपको पढ़ना है। सबसे पहला टॉपिक जो है इसमें यह है फिजिकल क्वांटिटीज। तो मैं आपको समझाने वाला हूं कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटीज वे सारी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसको हम माप सकते हैं, वो क्या कहलाती है? फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती है। जैसे मास, लेंथ, एरिया, वर्क, एक्सेलरेशन, स्पीड, वेलोसिटी, फोर्स। तो ये सारी चीजें क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज के अंतर्गत आती है। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूं आपको, वे सारी क्वांटिटीज जिसको हम मेजरमेंट कर सके, जिसको हम मेजर कर सके, उसको क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। और एग्जांपल में आपने देखा कि इसमें मास, एक्सेलरेशन, स्पीड, वेलोसिटी, ये सारी चीजें अपन ले सकते हैं। ठीक, अब इतनी सारी फिजिकल क्वांटिटीज तो आपने पहले भी पढ़ी थी, तो फिर से पढ़ने की क्या जरूरत पड़ी? तो यहां पर अपन बात करते हैं कि ये जितनी भी सारी फिजिकल क्वांटिटीज आप देखते हैं, इन सारी फिजिकल क्वांटिटीज को दो कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें से पहला कैटेगरी क्या है? स्केलर क्वांटिटी, और दूसरा कैटेगरी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। अब ये स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी आपने 9th क्लास में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसमें आपने पढ़ा होगा। आज मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी का बेसिक मतलब क्या है। बेसिक मतलब क्या, तो पहले मैं डिफाइन कर देता हूं और फिर मैं आपको समझाऊंगा, तो आप कभी मत नहीं भूलोगे कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में क्या डिफरेंस होता है। ठीक, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं कि ये आप कॉन्सेप्ट कभी नहीं भूल पाएंगे कि कौन सा स्केलर और कौन सा वेक्टर। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। पहले आप देखिए, यहां पर मैं डेफिनेशन लिखता हूं। द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली, उसको अपन क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं। इसी तरीके से इसमें क्या लिखेंगे? इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। याद रखेंगे, जो स्केलर और वेक्टर होता है उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन, वेक्टर में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है, जबकि स्केलर क्वांटिटी जो होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। तो व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नीट्यूड? जैसे सपोज करो, आपने देखा, यहां पर मैं एग्जांपल लिख देता हूं। जैसे स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल में लिख रहा हूं। स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल में हम सबसे पहले पढ़ते हैं मास, इसी तरीके से डेंसिटी, है ना, डेंसिटी, स्पीड, है ना, और बहुत सारे होते हैं। मैं अभी एक्सेट्रा लिख देता हूं यहां पर। इसी तरीके से वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल में मैं आपको बता रहा हूं फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, एक्सेट्रा। ठीक, तो कभी मैंने ज्यादा एग्जांपल नहीं लिए, दो एग्जांपल लिए हैं। अब देखो, मतलब मेनली क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो स्केलर क्वांटिटी होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बोल दोगे तो आपका काम हो जाएगा। जैसे सपोज कर लेते हैं कि आप सबको पता होगा कि मास की यूनिट होती है वो केजी में होती है। जैसे 2 kg, 3 kg, 4 kg, ये सब क्या है? मास है। ये आप समझ गए होंगे। सपोज करो कि अपन मार्केट गए। ठीक, आप मार्केट गए, मार्केट से आपको 2 kg आलू खरीदना है, तो आपने आलू वाले को क्या बोला कि भैया 2 kg आलू दे दो। आपने बोला क्या नॉर्थ डायरेक्शन में या साउथ डायरेक्शन में या ईस्ट डायरेक्शन में? आपने डायरेक्शन की बात की क्या? नहीं, क्योंकि वो मास है। समझ रहे हो? मतलब किसी ऑब्जेक्ट है, उसका मास दिया हुआ 10 kg, उसको मैंने कहीं के स्थान पर रख दिया, तो वहां पर डायरेक्शन की बात हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन सपोज करिए कि मेरे ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। न्यूटन क्या होता है? यूनिट होती है फोर्स। ठीक, मेरे ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। क्या ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ? क्या नहीं, ये सेंटेंस कंप्लीट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं किधर की ओर ट्रेवल करूंगा इससे क्लियर नहीं होता है। सपोज करो कि मेरे ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अगर किसी ने मुझे इधर से धक्का दिया, तो 10 न्यूटन फोर्स के कारण मैं इधर की ओर डिस्प्लेस होऊंगा। अगर किसी ने मुझे सीधे इधर की ओर धक्का दिया तो मैं इधर की ओर डिस्प्लेस होऊंगा। अगर पीछे की ओर धक्का दिया तो मतलब फोर्स जब भी बोला जाएगा तो मैग्नीट्यूड तो आपको बोलना ही है कि कितना फोर्स लगाया। जैसे कि 10 न्यूटन, तो 10 न्यूटन तो बोलना जरूरी है, लेकिन किस डायरेक्शन में ये भी यहां पर जब तक आप नहीं बोलेंगे तब तक वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। तो इसीलिए अपन बोल रहे हैं कि फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, और मास क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। मतलब ये तो मैंने एग्जांपल के लिए आपको बताया कि एक एग्जांपल है मास स्केलर क्वांटिटी का, एक एग्जांपल है फोर्स वेक्टर क्वांटिटी का। ठीक, लेकिन ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं वेक्टर क्वांटिटी के, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं स्केलर क्वांटिटी के। ठीक है ना? तो ये था आपका स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। देखो, मैंने अभी तक आपको 3 टॉपिक पढ़ाया। सबसे पहले क्या बताया कि व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? वे सारी क्वांटिटीज जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। ठीक, फिर मैंने बताया कि फिजिकल क्वांटिटीज को दो प्रकार में बांटते हैं अपन, जिसमें से पहला है क्या? स्केलर क्वांटिटी, और दूसरा क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। तो जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम हो जाए अपना, मतलब कुछ क्वांटिटी ऐसी होती है, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से आपका काम हो जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। और वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है? मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी आपको बोलना होगा, तब जाके वो क्या कहलाएगा? वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा। ठीक, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इन दोनों के अलावा एक और तीसरा क्वांटिटी की अपन बात करते हैं, इसको अपन बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं बेटा? टेंसर क्वांटिटी। कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं
जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, जिसमें डायरेक्शन भी होती है, लेकिन वह स्केलर की तरह ट्रीट करता है। जैसे मैं पहले लिखता हूं यहां पर टेंसर क्वांटिटी जो होता है ना, इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, इसमें डायरेक्शन भी होती है, फिर भी ये किसकी तरह काम करता है, स्केलर की तरह काम करता है। याद रखना, मतलब इसका जो यूज करेंगे, मतलब टेंसर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, लेकिन फिर भी हम उसका यूज जो करते हैं वो किसकी तरह करते हैं, स्केलर की तरह करते हैं। तो ऐसे क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। और इसका एग्जांपल हम याद रखते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इसका एग्जांपल क्या याद रखते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक करंट याद रखते हैं। इसका एग्जांपल क्या याद रखते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। कहीं कहीं पर ये स्केलर की तरह लिखा होता है, स्केलर क्वांटिटी इसलिए लिखा होता है क्योंकि ये टेंसर क्वांटिटी, इसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, फिर भी इसको अपन स्केलर की तरह ट्रीट करते हैं, तो अपन याद इसको टेंसर क्वांटिटी बोलेंगे और कभी कभी स्केलर क्वांटिटी भी कह देते हैं। ठीक, तो याद रखेंगे टेंसर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो, जिसमें डायरेक्शन भी हो और फिर भी वो स्केलर की तरह काम करे, तो उसको क्या बोलते हैं, टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं। इसका एग्जांपल में क्या याद रखेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब मैं आपको बात कर रहा हूं कि ये व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अगर मुझे स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस लिखना हो तो हम ये कैसे लिखते हैं। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में डिफरेंस हम कैसे लिखते हैं, तो याद रखेंगे सबसे पहला डिफरेंस यही है कि आप उसका डेफिनेशन याद रखेंगे, द क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी, और जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन वो क्या कहलाता है, वेक्टर क्वांटिटीज कहलाता है। ठीक, अब याद रखेंगे आपने अभी तक, चूंकि वेक्टर ज्यादा अपन ने पढ़ा नहीं है, तो अभी तक जो भी पढ़ा, जैसे 2 + 2 कितना होता है, 4 होता है, 3 + 3 कितना होता है, 6 होता है, 5 - 2 कितना होता है, 3 होता है। तो चूंकि मैंने बोला 3 + 3 6, चूंकि 3 और 3 में डायरेक्शन की बात तो हम कर नहीं रहे थे, होता है कि स्केलर पॉइंट की बात कर रहे थे, स्केलर क्वांटिटी की बात कर रहे थे, इसीलिए 3 + 3 6 होता था। लेकिन अगर मैं बोलूं कि 3 न्यूटन और 3 न्यूटन क्या 6 न्यूटन के बराबर होगा, मतलब 3 न्यूटन फोर्स और 3 न्यूटन फोर्स क्या हमेशा 6 न्यूटन फोर्स के बराबर होगा, तो इसका आंसर होगा बिल्कुल नहीं। जब तक डायरेक्शन नहीं दिया रहेगा तब तक हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि 3 न्यूटन + 3 न्यूटन 6 न्यूटन ही होता है। मतलब 3 + 3 न्यूटन को जोड़ने से 6 न्यूटन भी आ सकता है, 3 + 3 न्यूटन को जोड़ने से 0 न्यूटन भी आ सकता है, 3 + 3 न्यूटन को जोड़ने से 3 न्यूटन भी आ सकता है। तो ये सारी चीजें जो अपन पढ़ते हैं, तो ये जो अलजेब्रा अपन पढ़ते हैं इसको अपन बोलते हैं वेक्टर अलजेब्रा, है ना। ये सारी बातें अपन पढ़ेंगे वेक्टर में कि वेक्टर अलजेब्रा क्या होता है। ठीक, तो याद रखना कि दो स्केलर क्वांटिटी को जोड़ोगे या घटाओगे या गुणा करोगे या भाग करोगे, मतलब द एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ टू वेक्टर्स आर जनरली अकर्ड बाय सिंपल अलजेब्रा। जो अपन अलजेब्रा पढ़ते हैं ना, उसी अलजेब्रा से उसको अपन सॉल्व कर देते हैं। लेकिन दो वेक्टर को कभी भी आपको जोड़ना हो, घटाना हो या गुणा करना हो, मतलब कभी दो वेक्टर को यदि आपको ऐड करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो या मल्टीप्लाई करना हो, तो उसको जो अपन रूल अप्लाई करते हैं, वहां पर जो लॉज अप्लाई करते हैं वो कहलाता है वेक्टर अलजेब्रा। मतलब यहां पर अपन सिंपल अलजेब्रा नहीं लगा सकते। वेक्टर एनालिसिस में अपन कौन सा अलजेब्रा लगाते हैं, वेक्टर अलजेब्रा लगाते हैं। तो बस सबसे मेन डिफरेंस क्या बताया मैंने आपको, स्केलर और वेक्टर में मेन डिफरेंस क्या बताया कि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या बताया कि स्केलर क्वांटिटी को एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो करते हैं वो सिंपल अलजेब्रा से करते हैं, जबकि वेक्टर क्वांटिटी को जो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करते हैं वो किसके से करते हैं, वेक्टर अलजेब्रा से करते हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। ठीक, इसके अलावा याद रखना आप कि दो स्केलर क्वांटिटी को जोड़ दोगे, तो वो स्केलर आएगा, दो स्केलर क्वांटिटी को माइनस कर दोगे तो वो भी स्केलर आएगा, दो स्केलर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो भी स्केलर आएगा, दो स्केलर क्वांटिटी को डिवाइड कर दोगे तो भी स्केलर आएगा। तो याद रखना कि स्केलर क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। अरे भाई 2 + 2 4, तो 2 स्केलर था तो 4 भी क्या है, स्केलर है। माइनस कर देंगे तो भी स्केलर, मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी स्केलर, डिवाइड कर देंगे तो भी स्केलर क्वांटिटी होता है। याद रखेंगे कि दो स्केलर क्वांटिटी को, अगर आप दो स्केलर क्वांटिटी को जोड़ देंगे या घटा देंगे या मल्टीप्लाई कर देंगे या डिवाइड कर देंगे तो वो स्केलर ही रहेगा। ठीक, लेकिन वेक्टर में ऐसा नहीं होता। वेक्टर में जोड़ने और घटाने से तो वेक्टर ही मिलता है। मतलब 2 वेक्टर क्वांटिटी को यदि आपने ऐड कर दिया, मतलब एक वेक्टर है, दो वेक्टर है, एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर है, इन दोनों वेक्टर को आप ऐड कर देंगे तो तीसरा जो प्राप्त होगा वो भी वेक्टर ही आएगा। ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो जो आंसर आएगा वो भी वेक्टर ही आएगा। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन में तो आप समझ गए, लेकिन याद रखना कि दो वेक्टर को जब अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो वो स्केलर भी आ सकता है और वेक्टर भी आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको, ये सुनना ध्यान से आप, कि जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो स्केलर भी आ सकता है और
वेक्टर भी आ सकता है। याद रहेगा आपको, मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि दो स्केलर क्वांटिटी को आप चाहे जोड़ दो या घटा दो या मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो, आंसर हमेशा स्केलर आएगा। लेकिन अगर आप दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, अच्छा वेक्टर में भी एडिशन और सब्सट्रैक्शन के केस में वेक्टर ही आता है, लेकिन अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, डिवीजन हम नहीं बोलेंगे यहां पर, अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे तो वो स्केलर भी आ सकता है और वेक्टर भी आ सकता है। इसका एक एग्जांपल याद रखेंगे, वर्क। वर्क जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, वर्क जो है ये स्केलर क्वांटिटी होती है, जबकि वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। देखो फोर्स जो है ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, फोर्स है वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, लेकिन इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो क्या आ गया, स्केलर आ गया। तो इसका मतलब आप ये नहीं समझेंगे कि दो वेक्टर को जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमेशा स्केलर ही आता है, वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से वेक्टर भी आ सकता है और स्केलर भी आ सकता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक। इसी तरीके से अब आगे बढ़ते हैं, आप समझ गए होंगे कि दो है ना, ये डिफरेंस मैं आपको बता रहा था कि स्केलर में क्या होता है मैंने कि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होती है। इसको आप सिंपल अलजेब्रा से सॉल्व करते हैं, इसको आप वेक्टर अलजेब्रा से सॉल्व करते हैं, इसको आप चाहे ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो तो स्केलर ही प्राप्त होगा। जबकि इसको आप इसको आप अगर एडिशन और सब्ट्रैक्ट करोगे तो वेक्टर आएगा, लेकिन अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर भी आ सकता है और स्केलर भी आ सकता है। उसका एक एग्जांपल याद रखेंगे, वर्क। वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन जो इसका आंसर आया है वर्क, वो क्या कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। वो कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक। अब याद रखेंगे एक और पॉइंट यहाँ पे याद रखेंगे, वो आपको अभी समझ में नहीं आएगा। अपन स्केलर में ये लिखते हैं कि इसको इट कैन नॉट बी रिजॉल्व इनटू देयर कंपोनेंट्स। जो स्केलर क्वांटिटी होती है उसको कंपोनेंट में अपन रिजॉल्व नहीं कर पाते हैं, जबकि वेक्टर क्वांटिटी जो होती है इट कैन बी रिजॉल्व इनटू देयर कंपोनेंट्स। इसको हम कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। आपको मैंने क्या क्या बता दिया अभी तक, डिफरेंस में क्या क्या बता दिया कि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड, इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन। इसमें मैंने आपको क्या बताया कि इसको आप सब्ट्रैक्ट, एडिशन, मल्टीप्लाई या डिवीजन करते हैं तो सिंपल अलजेब्रा से करते हैं, जबकि इसमें जो करते हैं वो वेक्टर अलजेब्रा कहलाता है। इसमें मैंने आपको बताया कि आप चाहे एडिशन कर दो, सब्ट्रैक्शन कर दो, मल्टीप्लिकेशन कर दो या डिवीजन कर दो, आंसर जो आएगा वो हमेशा स्केलर आएगा। जबकि इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने से आंसर वेक्टर ही आता है, लेकिन अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर जो आएगा वो स्केलर भी आ सकता है और वेक्टर भी आ सकता है। इसमें मैंने आपको क्या बताया कि इसको अपन कंपोनेंट के फॉर्म में ब्रेक कर नहीं कर सकते हैं, जबकि इसमें अपन कंपोनेंट के फॉर्म में, ये क्या होता है कंपोनेंट, तो ये अलग से एक टॉपिक है वेक्टर एनालिसिस में, तो वो अपन बाद में देखेंगे, ठीक है ना। तो ये आपने देख लिया कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। ये आप समझ गए होंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। अगर आप 11th क्लास में पढ़ते हैं और आपको अगर नोट्स की जरूरत हो तो आप कभी भी मुझे कमेंट कर सकते हैं इस ग्रुप पे, और मैं आपको कभी भी नोट्स वहां पर भेज सकता हूँ। आपको पूरे नोट्स आपको मिल जाएंगे, है ना। यहाँ पर आपको मैं सिर्फ समझा रहा हूँ कॉन्सेप्ट, है ना। वहां यहाँ पर सिर्फ मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आया हूँ, है ना। इससे अगला जो टॉपिक होगा वो अभी अपन देखते हैं, ठीक। जो अगला टॉपिक है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, हम इसको अब टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि कोई भी जो वेक्टर होता है, देखो ये लाइन है, तो ये लाइन की जो लेंथ होती है इसको अपन बोलते हैं मैग्नीट्यूड। देखो वेक्टर का मतलब क्या, आपको मैं एक शॉर्टकट बता रहा हूं यहां पर लिख के कि वेक्टर का मतलब क्या होता है, जिसमें मैग्नीट्यूड हो और जिसकी डायरेक्शन हो, जिसमें मैग्नीट्यूड हो और जिसमें डायरेक्शन हो, ठीक है। जिसमें मैग्नीट्यूड और जिसमें डायरेक्शन हो, ठीक। तो अगर मान लीजिए कि एक वेक्टर है, तो याद रखना वेक्टर को हमेशा एक लाइन बना के डिनोट किया जाता है। वेक्टर को हमेशा एक लाइन खींचकर बनाया जाता है और उसमें एरो लगा होता है। ये जो लाइन है, ये जो लेंथ है, ये इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। ये जो लेंथ है ये इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो एरो है ये इसके डायरेक्शन को शो करता है। ये इसके डायरेक्शन को शो करता है, याद रखेंगे। यहां जो एरो है वो डायरेक्शन को शो करता है, और ये जो लेंथ है
ये मैग्नीट्यूड को शो करता है। याद रखेंगे ये जो एरो जहां पर बना हुआ है इस पॉइंट को अपन बोलते हैं हेड और टर्मिनल पॉइंट, हेड और टर्मिनल पॉइंट। याद रखना किसी भी वेक्टर में जो ये एरो जहां पर समाप्त होता है तो इस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, हेड या टर्मिनल पॉइंट बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं या फिर टेल बोलते हैं। टेल को हिंदी में बोलते हैं पूंछ। तो देखो ये पूंछ है इसका, अब समझ गए ना, इसके जो पीछे वाला भाग है इसको क्या बोलते हैं, पूंछ बोलते हैं, मतलब टेल बोलते हैं या ओरिजिन बोलते हैं। और इसके इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, हेड और टर्मिनल पॉइंट बोलते हैं। ठीक, ये क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, किसी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया था, एक लाइन बना के रिप्रेजेंट किया था। इस लाइन की जो लेंथ होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। और जो ये एरो है ये एरो डायरेक्शन को शो करता है। और इस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, हेड और टर्मिनल पॉइंट बोलते हैं। और इस वाले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन या फिर टेल बोलते हैं। ये भी आप समझ गए होंगे। याद रखना किसी भी वेक्टर को हम नोटेशन, जो इसका जो नोटेशन होता है, नोटेशन मतलब कैसे डिनोट करेंगे इसको, तो इसका जो नोटेशन होता है वो कैसे करते हैं बेटा, तो वो देखिए किसी भी लेटर पर आप ऐसा एरो लगा देंगे तो इसको बोलेंगे ए वेक्टर, इसको क्या बोलेंगे, ए वेक्टर। इसी तरीके से बी के ऊपर लगा देंगे तो इसको क्या बोलेंगे, बी वेक्टर। इसी तरीके से सी के ऊपर लगा देंगे तो इसको क्या बोलेंगे, सी वेक्टर। आप समझ गए होंगे, ये इसका नोटेशन है। ठीक है, स्मॉल में लिख सकते हैं और कैपिटल में भी लिख सकते हैं। इसको क्या पढ़ेंगे, ए वेक्टर, इसको क्या पढ़ेंगे, बी वेक्टर, इसको क्या पढ़ेंगे, सी वेक्टर। ठीक, तो याद रखना किसी भी वेक्टर को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो कैसे करते हैं, एक लाइन बना के रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका जो ये एरो का लास्ट पॉइंट होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, हेड या टर्मिनल पॉइंट। और ये पॉइंट को क्या बोलते हैं, ओरिजिन या फिर टेल बोलते हैं। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। जो वेक्टर का जो ये मैग्नीट्यूड है, मतलब लेंथ है, उसको अपन क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। और इसका नोटेशन अगर मैं बात करूं तो आप इंग्लिश लेटर में उसके ऊपर एरो लगा देते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, इस तरीके से। ठीक, ये आप समझ गए होंगे। ये क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। आप एक बार इसको, अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे हो इसको आप नोट भी कर सकते हैं, ये आपके काम का है। ठीक, अगर आपको फुल नोट चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे तो मैं आपको सारे नोट्स शेयर कर दूंगा। ठीक है बेटा, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वेक्टर को। ये टॉपिक क्या था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ठीक, अब मैं आपको बता रहा हूं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। देखो, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। ठीक, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में सबसे जो पहला अपन पढ़ते हैं उसको अपन बोलते हैं इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स। अब आप मुझे बताएं कि जब भी हम इक्वल वेक्टर की बात करेंगे तो कम से कम दो वेक्टर की बात करेंगे। जैसे सपोज करो कि मैंने आपको बोला कि ये जो है इसके बराबर है, सपोज करो कि ये जो है इसके बराबर है, तो हम ये तो नहीं बोले ये अकेला बराबर है, ये दूसरे किसी के बराबर होगा ना। तो जब भी हम इक्वल वेक्टर्स की बात करेंगे तो हम किसी दो वेक्टर की बात कर रहे होते हैं। तो आप मुझे सबसे पहले बताएं, आज के बाद से आप वेक्टर के लिए क्या याद रखेंगे, वेक्टर क्या होती है, वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड और प्लस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और प्लस डायरेक्शन। तो याद रखेंगे इक्वल वेक्टर कब बोला जाएगा, तो द वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड and same direction is called equal vectors। देखो दो वेक्टर जिनमें मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन सेम हो। देखो दो वेक्टर में अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम होगा तो वो वेक्टर इक्वल नहीं कहलाएंगे, अगर सिर्फ डायरेक्शन सेम होगा तो भी इक्वल नहीं कहलाएंगे। मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो तो उसको अपन क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर बोलेंगे। अगर मैं एक एग्जांपल लिख दूं यहाँ पर तो आप देखिए कि ये एक वेक्टर है, इस वेक्टर को मैंने बोला ए वेक्टर, सपोज कर लेते इसको क्या बोला मैंने, ए वेक्टर। और ये मान लीजिए दूसरा वेक्टर है, तो आप देख सकते हैं कि ये ए वेक्टर और ये क्या है, बी वेक्टर। आप देखिए इसकी लंबाई बराबर है और इसकी डायरेक्शन भी बराबर है। तो अगर लंबाई बराबर है मतलब मैग्नीट्यूड बराबर है, और डायरेक्शन तो देख ही रहे आप एरो से बराबर है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी बराबर है, इसकी डायरेक्शन भी बराबर है। तो हम बोल सकते हैं कि ए वेक्टर जो है वो बी वेक्टर के क्या है, उल्टा, मतलब सेम वेक्टर है। ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, सेम वेक्टर है। इसी तरीके से ये तो पहला वेक्टर है, मैंने आपको क्या बताया। देखो यहाँ पर मेन पॉइंट क्या है, इक्वल वेक्टर्स किसको बोलेंगे, जिसमें मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो, दो वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो और जिनकी डायरेक्शन भी सेम हो, तो वो क्या कहलाएंगे,
इक्वल वेक्टर्स कहलाएंगे। ठीक, इसी तरीके से जो दूसरा है वो क्या है, अपोजिट वेक्टर्स। दूसरा क्या है, अपोजिट वेक्टर्स। अपोजिट वेक्टर्स में हम बोलेंगे द वेक्टर्स विच हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, which have equal magnitude but opposite direction। ठीक, जिनमें मैग्नीट्यूड तो इक्वल हो, जिनमें मैग्नीट्यूड तो इक्वल है लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, अपोजिट वेक्टर्स बोलते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि देखिए ये वाला वेक्टर है, इसको मैंने बोला ए वेक्टर, एक ये वेक्टर है, इसको मैंने बोला बी वेक्टर। आप देख सकते हैं कि इसकी लेंथ और इसकी लेंथ तो बराबर है, लेकिन इसकी डायरेक्शन इधर है और इसकी डायरेक्शन इधर, तो ये दोनों वेक्टर क्या कहलाते हैं, अपोजिट वेक्टर्स कहलाते हैं। मतलब यहां पर लिखेंगे ए वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी वेक्टर, इसको अपन नेगेटिव वेक्टर भी बोलते हैं। याद रखना, अपोजिट वेक्टर को हम नेगेटिव वेक्टर भी कहते हैं। अपोजिट वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव वेक्टर्स भी बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट जो टॉपिक है ये दोनों आप समझ गए होंगे। इक्वल वेक्टर्स में क्या होगा, जिसमें मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो और डायरेक्शन भी सेम हो, तो वो क्या कहलाएगा, इक्वल वेक्टर्स कहलाएगा। अपोजिट वेक्टर्स में क्या बोलेंगे, द वेक्टर्स व्हिच हैव इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। इसमें क्या होगा, इनकी जो डायरेक्शन होगी वो अपोजिट होगी, इसको क्या बोलते हैं अपन, अपोजिट वेक्टर्स या नेगेटिव वेक्टर्स कहते हैं। ठीक, अब आपको नेक्स्ट टॉपिक बता रहा हूं, वेक्टर के ही नेक्स्ट टाइप में बता रहा हूं, पैरेलल वेक्टर्स। जो अगला टॉपिक है वो है पैरेलल वेक्टर्स। थर्ड, पैरेलल वेक्टर्स। इसमें बोलेंगे द वेक्टर्स विच हैव सेम डायरेक्शन। द वेक्टर्स विच हैव सेम डायरेक्शन, मतलब मैग्नीट्यूड उनका चाहे कुछ भी हो, मैग्नीट्यूड बराबर भी हो सकता है और मैग्नीट्यूड बराबर नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर उनकी डायरेक्शन सेम है तो उसको क्या बोलेंगे, हम पैरेलल वेक्टर्स बोलेंगे। देखिए कैसे, जैसे सपोज करिए, इसके एग्जांपल में बता रहा हूं आपको कि सपोज करिए कि ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है। ये मान लीजिए कि वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। इनका मैग्नीट्यूड बराबर है क्या, नहीं है। आप देखिए इसकी लेंथ ज्यादा है, इसकी लेंथ कम है, तो इनका मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है लेकिन डायरेक्शन सेम है, तो ये दोनों वेक्टर क्या कहलाएंगे, पैरेलल वेक्टर्स कहलाएंगे। ए वेक्टर जो होगा वो बी वेक्टर के पैरेलल होगा। ठीक, इसी तरीके से ये देखो, ये मान लीजिए पी वेक्टर है और ये मान लीजिए क्यू वेक्टर है, तो इसमें मैग्नीट्यूड बराबर है और डायरेक्शन भी बराबर है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि P जो है वो Q के पैरेलल है। तो अब आपको यहां पर एक चीज समझ में आ जाएगा कि भाई ये तो इक्वल वेक्टर भी है, ये तो इक्वल वेक्टर भी है। आप देख सकते हैं यहां पर ये इक्वल वेक्टर भी है, क्योंकि इक्वल वेक्टर में आपने क्या पढ़ा था, जिसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम हो वो क्या कहलाता है, इक्वल वेक्टर कहलाता है। अब आप देख रहे हैं कि ये तो पैरेलल वेक्टर भी है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ऑल पैरेलल वेक्टर्स आर नॉट इक्वल वेक्टर्स बट ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर्स। आप लिख सकते हैं यहां पर नोट करके आप लिखेंगे कि ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर्स बट ऑल पैरेलल वेक्टर्स आर नॉट इक्वल वेक्टर्स। ठीक है, तो ये था आपका पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, ये हो गया, ये आपको समझ में आ गया होगा कि पैरेलल वेक्टर वो वेक्टर कहलाते हैं जो जिनकी डायरेक्शन क्या हो, सेम हो। आप देख सकते हैं यहां पर कि इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन सेम हो, इसका मैग्नीट्यूड भले बराबर हो ना हो, इसकी डायरेक्शन सेम है तो ये पैरेलल हो गया। इनकी में डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो ये पैरेलल तो है ही, साथ ही इक्वल भी। मतलब ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर्स बट ऑल पैरेलल वेक्टर्स आर नॉट इक्वल वेक्टर्स। ये भी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट, ठीक, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में जो नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं वो है नल वेक्टर। इसमें अपन पढ़ते हैं नल वेक्टर। नल वेक्टर को अपन जीरो वेक्टर भी कहते हैं और इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, जीरो होता है। द वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड, द वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड जीरो इज कॉल्ड नल वेक्टर
इज कॉल्ड नल वेक्टर, है ना। इसको डिनोट किससे करते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक। मतलब जिसमें मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो हो, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, जीरो वेक्टर या नल वेक्टर बोलते हैं। नल वेक्टर को जीरो के ऊपर ये एरो लगा के शो करते हैं, इसको अपन बोलते हैं नल वेक्टर, ठीक। इसी तरीके से नेक्स्ट आपको मैं बता रहा हूं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, इसमें अपन क्या बोलते हैं, द वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड, द वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1 is called, the vector having magnitude 1 is called unit vector, ठीक। जैसे सपोज कर लेते हैं, जो याद रखना, इसको अपन किसी भी वेक्टर के ऊपर कैप लगा के डिनोट किया है, इट इज डिनोटेड बाय कैप। मतलब किसी भी वेक्टर के ऊपर आप कैप लगा दोगे तो उसको अपन किससे डिनोट करते हैं, यूनिट वेक्टर से डिनोट करते हैं। सपोज कर लीजिए कि देखिए ये कोई वेक्टर है ए, सपोज कर लीजिए कि ये कोई वेक्टर है ए, अगर मुझे यूनिट वेक्टर लिखना है, यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए, इसको अपन लिखेंगे ए कैप। याद रखना, किसी भी वेक्टर के अलोंग अगर आपको यूनिट वेक्टर लिखना है, किसी भी वेक्टर के अलोंग अगर आपको यूनिट वेक्टर लिखना है तो उसको अपन क्या लिखेंगे, ए कैप लिखेंगे। और आपने बाय डेफिनेशन क्या लिखा है कि इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, ये क्या होता है, 1 होता है, ठीक। तो ये क्या था आपका यूनिट वेक्टर, ठीक। इसी तरीके से टाइप में अपन और भी पढ़ेंगे। टाइप में दो और टाइप अपन पढ़ते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अपन पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर। ये क्या है, ये पोजीशन वेक्टर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, ये जो है अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर दबाना, जिससे कि आपको अगला वीडियो आपको तुरंत मिल जाएगा। थैंक यू।